नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि अभी हाल ही में यानी 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर के चर्चाएं गर्म है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ लोग प्रश्न को बहुत हल्का बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रश्न उतना हल्का भी नहीं था। तो निश्चित तौर पे जो पहली बार या दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं और जिनमें अनुभव का अभाव है वो इस प्रश्न को हल्का मान रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल के इतिहास को अगर उठाकर देख लें तो कट ऑफ 100 प्लस नहीं गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे और अंतिम कट ऑफ आते आते आप देखेंगे कि वो 95 से 100 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ हर बार की तरह इस बार भी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं आपको वैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एनालाइज करने के लिए उस प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि जिसका उत्तर अगर आप सही सही किए हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका चयन प्रारंभिक परीक्षा में होगा ही। तो मैंने वैसे ही कुछ 21 प्रश्नों को चुना है जिन प्रश्नों को लेकर के आयोग से भी जो उत्तर आएगा वो भी आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन देखते हैं उन प्रश्नों को कि आखिर वे कौन से ऐसे प्रश्न थे जो 1 से लेकर के 150 तक में बीच बीच में ऐसे प्रश्न डाले गए थे जो आपको न सिर्फ भ्रमित किया है बल्कि आपने गलती भी किया इन प्रश्नों को उस भ्रम के चक्कर में। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए था और आपने क्या किया है और आयोग क्या इसका उत्तर ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जो कठिन अथवा भ्रमित करने वाले प्रश्न थे वो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं और विज्ञान को सिर्फ सामान्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, वैसे बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं जो कठिन प्रकृति के थे या ऐसा कहें कि ये प्रश्न उनको नहीं बना होगा या वो फिर तुक्का मारकर आए होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न जो है वो कठिन था, कम समय में इसका उत्तर देना या फिर वैसे बच्चों के लिए जो विज्ञान पृष्ठभूमि के नहीं है उनके लिए प्रश्न कठिन साबित हो सकता है। दूसरा प्रश्न है फैराडे स्थिरांक। इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग इसे फैराडे स्थिरांक को जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक मान रहे हैं, कुछ लोग इसके बी ऑप्शन में भी के साथ इसको टैग अप करके कह रहे हैं कि नहीं दोनों सही है, इसका ई होगा। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। तीसरा प्रश्न था पीएच मान को लेकर के, जिसमें 3 से 6 के तरफ जब किसी घोल का पीएच मान बढ़ता है या बदलता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होगा, वो कितना गुना कम होगा, यह दिया हुआ था। तो इसका उत्तर 1000 गुना कम होगा। लेकिन मैंने फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विज्ञान पृष्ठभूमि के नहीं हैं या जो विज्ञान लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, जिनकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, वैसे बच्चों के लिए यह प्रश्न काफ़ी कठिन प्रकृति का माना जा सकता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध, यह भी सेम परिस्थिति है। यहाँ भी यह भी प्रश्न जो है तुक्का मारकर ही आप सही किए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर यह प्रश्न आप गलत करके आएंगे। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए भी नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया, यह भी प्रश्न जो है वो कठिन प्रश्नों की श्रेणी में मैंने इसे डाला है। अगला प्रश्न, ये तो विज्ञान के 30 प्रश्नों में से जो ये 5 प्रश्न हैं वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर इन 5 प्रश्नों को आप सही सही बनाकर आए हैं तो शेष तो आप बनाए ही होंगे, बट इन 5 प्रश्नों में अगर आपका सही उत्तर आता है, अंतिम उत्तर जो कुंजी जारी किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, उसमें अगर आपका ये 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न भी सही हो जाता है, 3 प्रश्न भी सही होता है, तो समझिए कि आपका विज्ञान अच्छा गया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो है वो है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 1969 में उन्होंने यह पहली बार जो है वो अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। तो इसका उत्तर होगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो यह भी प्रश्न जो है वो कठिन था क्योंकि लोगों ने
बस इतना ध्यान रखा होगा कि रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध बिहार से है, हाजीपुर उनका लोकसभा क्षेत्र था, वो जो है खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए जो उपभोक्ता मामले के मंत्री थे। तो लोग 2-3 लाइन पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद वाला लाइन नहीं पढ़ते। आप ध्यान से देखेंगे कि इस बार के प्रतियोगिता दर्पण में भी जिस महीने इनका निधन हुआ, प्रतियोगिता दर्पण में भी 5-6 लाइन में दिया हुआ था, जिसमें एक लाइन यह भी था कि 1969 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जो है वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की अधिसूचना जारी की अथवा प्रेस नोट जारी की? ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य की जब या फिर केंद्र में जब चुनाव होता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना जारी करती है, जिसमें वह यह कहती है कि चुनाव कितने चरण में होगा, नामांकन की तिथि क्या होगी और फिर उसकी गणना कब कब होगी। तो ये सब सूचना एक सर्टेन समय से पहले दे दिया जाता है। तो ये तारीख था 25 सितंबर 2020। इसमें भी काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे, 23, 24, 25 इस तरह से। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी यहाँ पर जो है भ्रमित करने वाले प्रश्न की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न था, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने पहली बार किस लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा थी। 1996 में वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे और वो 11वीं लोकसभा थी। जिस तरह से अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो इससे आप घटाते चले जाइए। अगर आपको 96 याद रहता तो आप आसानी से बना सकते थे। ये वही काल था जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बन के गिर गई थी। तो ये 96 में 11वीं लोकसभा, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी निर्णायक साबित हो सकता है। ऑपरेशन मागा क्या था? तो इसको लेकर के भी आप भ्रमित हुए होंगे, लेकिन इसको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्वाचन अभियान था, वो खुद कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसी से रिलेटेड था। तो जल्दबाजी में ये प्रश्न भी आपको जरूर गलती हुआ होगा, या आप इसको ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला? ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2020 से पहले तक कच्छ सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब सबसे बड़ा जिला लेह है जो लद्दाख में है। आप ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के बहुत सारे आंसर शीट में गलत आंसर दिया जा रहा है। इसका उत्तर लेह होगा। हमें ये नहीं मतलब रखना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है या नहीं है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप K2 कहते हैं कि नहीं? तो K2 कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन फिर भी हम उसे भारत का हिस्सा मानते हैं। जब हम भारत का हिस्सा किसी क्षेत्र को मानते हैं तो वो भौगोलिक दृष्टि से जब उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर वही होगा ऑफिशियली। इसलिए ध्यान रखें, कच्छ नहीं होगा, लेह होगा। अगर इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो देख लीजिएगा आंसर की क्या लेता है बीपीएससी फाइनल। इसलिए मैंने इसे कठिन और भ्रमित करने वाले प्रश्न की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर जितनी नदियाँ दी गई है विकल्प में, सारी नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में जाकर के मिलती है। तो इसमें सोन नदी अगर रहता विकल्प में तो फिर वो सही उत्तर होता है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ नदियाँ कुछ दूर तक तो दक्षिण की तरफ जाती है, फिर पूरब और फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरह से तर्क कुतर्क का दौर चल रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखा है। अगला 12वां प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने भी इसमें भ्रमित उत्तर दिया है। दरभंगा मुंगेर दे रहे हैं कुछ लोग जो हैं तिरहुत सारण दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक डिवीजन का जो मतलब होता है ना, ये कहीं ना कहीं कमिश्नरी से जुड़ा हुआ शब्द है। कमिश्नरी मतलब प्रमंडल से जुड़ा हुआ ये शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, प्रशासनिक विभागीय जोरों को मैं नक्शा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बिहार का मानचित्र है और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए 9 प्रमंडल है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये तीनों जिले मिल करके ये कोसी प्रमंडल। और यहाँ पर आइए, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, ये पूरा जो है ये आपका मगध प्रमंडल है। ध्यान से देखिए, ये 2 क्षेत्र। और अगर गंगा जी की बात करता हूँ मैं, तो देखिए गंगा जी कहाँ से प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी यहाँ से भोजपुर के पास घुसती है, यानी देखिए सारण प्रमंडल को टच करते हुए पटना के ऊपर होते ये बिल्कुल इस तरह से जाती है बेगूसराय, ठीक है, और ये मुंगेर में घुसती है, फिर भागलपुर में क्रॉस करते हुए ये निकल आती है। तो देखिए, आपकी अगर विकल्प को हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं कोसी ये और ये मगध, ये 2 क्षेत्र जो है वो गंगा नदी से
नहीं टच करता है। आपके दिमाग में जब मगध आता है तो आप दिमाग में पटना को ले आते हैं, भूल जाइए, पटना अब स्वयं एक प्रमंडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तो ये दोनों विकल्प सबसे सही लग रहा है। वैसे बीपीएससी जो भी उत्तर ले वो तो सर्वमान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की 19 कार्यों की सूची में कौन सी अनुच्छेद को दिया गया? तो इसमें चूंकि 243 जी दे दिया था, 243 तो लोग याद रखते हैं, लेकिन उसके सब सेक्शन को याद करने में कठिनाई आती है। तो 243 का सब सेक्शन जी, ये आपका आंसर सही है। तो ये भी थोड़ा सा कठिन प्रकृति का प्रश्न था। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसमें भी काफ़ी क्लोज विकल्प था, 11 अक्टूबर 2019 और 11 दिसंबर 2019। याद रखिएगा, उत्तर होगा 11 दिसंबर 2019। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन में भी जो है 62वीं, 63वीं, 64वीं सभी संविधान संशोधन दे करके भी आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें होगा 64वां संविधान संशोधन, और इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसके बाद कृषि साख लक्ष्य कितना रखा गया है? तो यहाँ भी 13 करोड़, 13.5 करोड़, 15 करोड़, काफ़ी क्लोज विकल्प दिए गए हैं। अगर आप पढ़ के भी जाएंगे अगर इस तरह के आंकड़ों को, तो कंफ्यूज होने की पूरी संभावना होती है। खैर 15 करोड़ इसका आंसर होगा। इसी तरह से निर्भीक योजना, नाम से आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाइएगा कि निर्भीक योजना जो है वो किस क्षेत्र से है। तो इससे निर्यात क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। जो लोग पढ़ के गए होंगे उनके लिए काफ़ी आसान लगा होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे निर्भीक योजना से निर्भिज्ञ रहे होंगे और अनभिज्ञ रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं, और फिर ये गलती करके आए होंगे। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, यानी कि एक तरह से इसको समझिए कि भारत का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद और बिहार राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये नहीं पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, बल्कि ये पूछ रहा है कि तुलना में कितना कम है। इट मीन्स अगर भारत का 4 है, ठीक है, और बिहार का अगर 1 है तो कितना कम है? 3 कम है ना, तो उस हिसाब से उसका प्रतिशत निकालना था। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हैं, कुछ लोग 75% कर रहे हैं, कुछ लोग 33% कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से निकालना है ये आंकड़ा। तो चूंकि इसमें आपको अगर आंकड़ा याद नहीं होता तो ये प्रश्न आपको तुक्का पर ही बनता है, इसलिए ध्यान रखिए कि ये प्रश्न भी आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन और भ्रमित करने वाले श्रेणी में आता है। आइए अब बात करते हैं गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की। अभी प्रश्न काफ़ी जटिल था, क्योंकि कहीं कहीं पर अल्फ्रेड कॉलेज भी लिखा रहता है, यहाँ पर श्यामल दास कॉलेज भावनगर की बात है, वो आंसर लिया जा रहा है। अब देखिए फाइनली बीपीएससी आंसर के की में क्या लेता है। इसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ है रचयिता कौन है। ज़्यादातर लोग जो है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल लिख कर आए हैं, और काफ़ी जो सीनियर मोस्ट लोग जो मतलब इस क्षेत्र में बहुत बड़े हस्ती हैं, उन लोगों ने भी इसका उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल के बदले राम प्रसाद बिस्मिल ही ले लिया है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल इसका उत्तर नहीं होगा। एक्चुअल में बिस्मिल अजीमाबादी ही इसके रचयिता थे, और राम प्रसाद बिस्मिल गाहे बगाहे इस गीत को गाया करते थे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि यह भी उत्तर आपके लिए कंफ्यूजिंग साबित हो सकता था। और लास्ट में मैथ से एक क्वेश्चन था, जिसमें इस समीकरण को हमें n का मान ढूंढना था। तो इसमें कुछ लोग 6 ले रहे हैं, कुछ लोग 11 ले रहे हैं। तो यह भी अगर गणित को बहुत अच्छे से जो लोग नहीं पढ़े हैं या फिर सिर्फ सामान्य परीक्षाओं के लिए गणित की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए प्रश्न बहुत भारी की श्रेणी में आएगा। इसलिए इस तरह से कुल 21 प्रश्न ऐसे थे बीपीएससी में इस बार जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, और इसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर लिए हैं तो समझिए कि आप इस बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। इन्हीं सब विश्लेषणों के बाद हम समझते हैं कि आपके मन में भी अब कुछ जो ऊहापोह की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई होगी, और आप मेंस की तैयारी को लेकर के सजग हो जाएंगे।